वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जीके एसएसबी के एफडब्ल्यूए एग्ज़ाम की एस्टिमेटेड एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, फाइनल रिवीजन किस तरह की जाए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कुछ हद से ज़्यादा ही डिमोटिवेट हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। उन एस्पिरेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी फ़िलहाल आप वीडियो वैसे भी आपने देखनी नहीं है इंटरेस्ट से, तो आप पहले ही वीडियो को स्किप कर दें, छोड़ दें, और बाद में ऐसे ही फालतू के कमेंट करते हैं, दूसरे का मूड ख़राब करते हैं। तो जो जेन्युइन एस्पिरेंट हैं, जो प्रिपेयर अच्छे से कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए और जिनको उम्मीद है कि अब जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं, वही एस्पिरेंट एंड तक देखें, उनके लिए ही वीडियो है। बाकी जो एस्पिरेंट हैं, वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड एस्पिरेंट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो, क्योंकि बाद में कमेंट करते हैं कि यार ऐसे ही बोल रहा है, वैसे ही बोल रहा है। जब आपको सुनना नहीं है तो आप पहले ही बोल रहे हो, मैं ऐसे ही बोलूँगा, ठीक है। आप चलते बनो, जिनको आपको लगता है कोई सही बात बताने वाला है तो वही यहाँ पर एस्पिरेंट रुकेंगे, क्योंकि फालतू की सुनने का हमारे पास भी टाइम नहीं। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं एस्टिमेटेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है, सिलेबस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए थोड़ा सा बात करेंगे, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस किस तरह की जाए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एफडब्ल्यूए एस्पिरेंट जितने भी हैं वो एंड तक ज़रूर बने रहे। और बहुत सारे एस्पिरेंट का ये भी क्वेश्चन रहता है कि पहले एफडब्ल्यूए का एग्ज़ाम होगा या वीएलओए का, तो उम्मीद करते हैं कि एफडब्ल्यूए का एग्ज़ाम ही पहले होगा, क्योंकि पहले ही रिक्रूटमेंट बहुत पुरानी रिक्रूटमेंट है, तो उम्मीद करते हैं कि एफडब्ल्यूए का एग्ज़ाम ही पहले होगा। एस्टिमेटेड एग्ज़ाम डेट हम जो बताते हैं मोस्टली वो कुछ चीज़ें आपको पहले भी सुनने को मिली है कि ऐसा ऑलमोस्ट सही निकलता है एस्टिमेटेड डेट। तो एस्टिमेटेड एग्ज़ाम डेट की बात करें, ये कोई भी देखो बहुत सारी अपडेट्स पिछले दिनों में आए हैं, हमने कोई भी अपडेट आप तक नहीं पहुँचाई, क्योंकि कोई ऑफिशियल नहीं था। हमने यहाँ पर एस्टिमेटेड बात कर रहे हैं। पहले जैसे कि आपने अपडेट सुनी कि रिपोर्ट सबमिट हो गई है, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं थी उसके लिए कि रिपोर्ट जो है वो जो कमेटी थी, जो कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की है चीफ सेक्रेटरी साहब को, तो वो न्यूज़ आप तक पहुंची थी, लेकिन हमने नहीं कहा क्योंकि कोई अथेंटिक अपडेट नहीं था, यानी कोई भी किसी भी जगह पे लिखा हुआ हमें नहीं मिला है। उसके बाद जो है कुछ एस्पिरेंट की और भी अपडेट्स आती रही हैं कि जेकेपीएसआई का रिजल्ट जो है कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरह के अपडेट हम नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ सही भी हो न्यूज़, लेकिन अथेंटिक नहीं है। एस्टिमेटेड हम बात करेंगे कि उम्मीद करते हैं कि इस तरह से हो सकता है। अगर आप ये मान के चलते हैं कि रिपोर्ट जो है वो सबमिट हुई है, अगर कोई भी, मैं इसमें गारंटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं पर लिखा हुआ नहीं आया है। रिपोर्ट अगर चीफ सेक्रेटरी साहब के पास सबमिट हो गई है, तो जैसे कि कोर्ट की डायरेक्शंस थी कि 10 दिन में वो रिपोर्ट सबमिट होगी, वो हो गई है। नेक्स्ट कोर्ट की डायरेक्शन थी कि अगले 10 दिन के अंदर ये रिपोर्ट जेकेएसएसबी तक भी पहुंचे और इस पर कार्रवाई की जाए। तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वाले 10 दिन भी वर्किंग डेज हो चुके हैं, ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो कुछ दिनों के अंदर अंदर हमने ये रखा हुआ कि रिपोर्ट सबमिट टू द जेकेएसएसबी, ये 25 सितंबर तक रिपोर्ट जो है जेकेएसएसबी तक पहुँच जाएगी। अब आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि एफडब्ल्यूए का इस कोर्ट केस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं है कनेक्शन, वो जेकेपीएसआई और जेई सिविल का है। लेकिन हो सकता है कि जेकेएसएसबी एग्ज़ाम कैलेंडर एक साथ निकालना चाहे, सारी क्लियरिटी हो जाए, एक कोर्ट केस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो एक साथ जो है कैलेंडर निकाल के सारे पेंडिंग एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए जेकेएसएसबी सोच रही होगी। तो उम्मीद करते हैं रिपोर्ट जो है जेकेएसएसबी तक 25 सितंबर तक पहुँचती है। तो आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि रिपोर्ट पहुंचने के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं है जेकेएसएसबी की बात डिले करने का, तो एग्ज़ाम कैलेंडर उम्मीद कर सकते हैं कि 1 अक्टूबर तक जो है एग्ज़ाम कैलेंडर आपके सामने आ जाए। अगर 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम कैलेंडर आता है, तो एग्ज़ाम डेट्स की अगर हम बात करें, चाहे वो वीएलडब्ल्यू हो, एफडब्ल्यू हो, जो भी बाकी पेंडिंग एग्ज़ाम हो, एसआई फाइनेंस हो, एसआई इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर फाइनेंस हो, उसके बाद वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट, इस तरह के जो एग्ज़ाम हैं पेंडिंग एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ाम जो है उम्मीद करते हैं नवंबर के मंथ में होंगे। और अगर 1 अक्टूबर को कैलेंडर रिलीज़ होता है, तो 5 नवंबर तक एग्ज़ाम स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो 5 नवंबर को एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होते हैं, और उम्मीद यही लगाई जा सकती है, क्योंकि जहाँ तक देखने को मिला और सुनने को भी आ रहा है कि ओएमआर ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और करवाए जा सकते हैं। तो एफडब्ल्यूए का एग्ज़ाम हो या वीएलडब्ल्यू का, एक दिन में ही एग्ज़ाम होने हैं, तो 5 नवंबर से एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेबस की, तो एफडब्ल्यूए का सिलेबस यहाँ पर आपके सामने 30 मार्क्स के 2 पोर्शन हैं। ये बताने की बात नहीं, आप सबको रटाया है सारी चीज़ें, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक मोटिवेशन के लिए आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ। 30 मार्क्स के 2 बड़े कंपोनेंट्स हैं, उसके बाद 10-10 नंबर की जो है
6 बाकी कंपोनेंट जिसमें इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश और मैथमेटिक्स आता है। देखो इक्वल वेटेज है यहाँ पर, 60 मार्क्स 2 बड़े पोर्शन के हैं, 60 मार्क्स जो है 6 जो है छोटे पोर्शंस जो हैं उनका रखा गया है। तो उम्मीद कर सकते हैं आपने इक्वली ही इसको पढ़ा होगा, और रिवीजन के हिसाब से अगर हम देखें तो आप इस तरह की एक स्ट्रेटजी भी बना सकते हो। देखो अगर 5 नवंबर को एग्ज़ाम होता है तो हमारे पास 45 डेज़ बचते हैं, और 45 को अगर इस तरह से एक बार ट्राई करके देखो, 45 दिन अगर अब देखो ऐसे अगर रफली पढ़ोगे ना, काफ़ी 45 दिन भी निकल गए होंगे पिछले दिनों में, जब आप सोचो में पढ़े रहे होंगे कि क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस तरह से दिन निकल जाते हैं। अगर आप चाहो तो 45 दिन जो मुझ पे बिलीव रखते हैं कि हाँ भाई बंदा सही कह रहा है, तो 45 दिन ट्राई करके देखो। 45 दिन ये इस स्ट्रेटजी के हिसाब से चलकर देखो, तो उम्मीद करते हैं कोई एग्ज़ाम जो है अच्छा आपको अटेम्प्ट कर पाओगे। यहाँ पर 10 दिन अगर आप जीके को देते हो, 10 दिन अकाउंटेंसी को देते हो, ये 10 दिन वो नहीं होने चाहिए कि 1-2 घंटे वाले, ये कम से कम मैं मिनिमम कहूँगा कि 8 घंटे पर डे के हिसाब से। तो 10 इंटू 8 हो गया 80 आवर्स, 80 घंटे जो है अगर आप देते हो एक 30 नंबर वाले सब्जेक्ट को, मार्क्स वाले सब्जेक्ट को, तो यहाँ पर काफ़ी जो है आप इसमें कवर पाओगे। रिवीजन के साथ साथ अगर आप 80 आवर्स में से 50 घंटे रिवीजन करते हो तो 30 घंटे आपके पास, यहाँ 30 घंटे रिवीजन करते हो और 50 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने के लिए बचते हैं। इन 50 घंटे में भी अगर आप 30 घंटे जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते हैं थ्योरी में, और 20 आवर्स बाकी के 20 घंटे जो है इसमें आप एमसीक्यूज जी भर के एमसीक्यूज एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस कर सकते हो। पर सब्जेक्ट के अगर 20 घंटे भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस की जाए तो कई हज़ार एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें 10-10 दिन अगर हम दोनों सब्जेक्ट को आप देते हो तो ये अच्छे से, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से जो है ये कवर हो सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर के बाद सिलेबस पे भी आऊँगा और बताऊँगा आपको किस तरह से सिलेबस को लेकर चलना है। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं इनको अगर सपोज इकोनॉमी को 5 दिन, बाकी 4 दिन सबको स्टैटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। अब बहुत सारे पिछली बार स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नहीं जी 4 दिन में मैथमेटिक्स, 5 दिन में मैथमेटिक्स, ये कौन सा मजाक हुआ भाई साहब। ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप मैथमेटिक्स की लेकर अपनी स्टार्टिंग वाली जो नर्सरी क्लास वाली नोटबुक बुक लेकर आप वहाँ से पहले टेबल पढ़ना शुरू करोगे, ऐसा तो नहीं है। आपने पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, आज रिवीजन की बात है, 4 दिन में रिवाइज करना, 8 16 32 32 घंटे, 32 घंटे आपके पास हैं मैथमेटिक्स के। 32 घंटे क्या काफ़ी नहीं है रिवीजन के लिए मैथमेटिक्स की? तो ये रिवीजन की बात यहाँ पर चल रही है। जो नए एस्पिरेंट हैं, जो एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम नहीं बात कर रहे हैं, FAA की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर रिवीजन की ही बात चल रही है, ठीक है। तो रिवीजन के लिए काफ़ी होते हैं 4 दिन। अगर आप सही तरह से देखें ना, 4 दिन बहुत बड़े होते हैं। 4 दिन में स्टैटिक्स आपने पढ़ना है तो 4 दिन, एक दिन बहुत बड़ा होता है अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो। क्योंकि जो भी आप अपना काम कर रहे हो, उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी फ़िलहाल उन अपने कामों से छुट्टी ले ली होगी, क्योंकि अभी छुट्टी लेना बनता है, क्योंकि एग्ज़ाम जो बिल्कुल सर के ऊपर है, और अब भी छुट्टी नहीं लोगे तो फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये आप अब चीज़ सोच लो, ये आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करते हैं अगर इस पे आप चलते हो तो आपकी स्ट्रेटजी ठीक रहेगी और एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाओगे। देखो हमारी तरफ से ये हेल्प होगी आपको कि कंप्यूटर के नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे FAA के लिए। जनरल अवेयरनेस 30 नंबर का है तो इसके भी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। 40 नंबर हो गया, इंग्लिश के मिल जाएंगे 50, और बाकी साइंस के भी, जनरल साइंस के भी हमारे पास अवेलेबल हैं। 60 नंबर का हमारी तरफ से आपको हेल्प हो सकती है। 60 नंबर के नोट्स आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल रिवीजन ओरिएंटेड होंगे, जिसको जस्ट आप जितने डेज़ मैंने आपको बताया उतने दिनों में आप इस तरह के नोट्स को अच्छे से, रिवीजन नोट्स हैं, डायरेक्ट लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, कोई फालतू की चीज़ नहीं लिखी हुई है, तो आप आसानी से कर सकते हो। इसके साथ MCQ और वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, हमारे मॉक टेस्ट जो आपके FAA के लिए हैं, यहाँ पर 30+ मॉक टेस्ट जो हैं, इसमें से फुल लेंथ, और फुल लेंथ ज़्यादा मैं इसलिए नहीं रखता क्योंकि इतना नहीं होता कि बस फुल लेंथ आप पूरे फुल लेंथ के लिए काफ़ी टाइम लगता है, 2-2 घंटे के टेस्ट होते हैं, फिर उसमें इतना टाइम बंदे के पास नहीं होता कि फुल लेंथ ही अटैम्प्ट करता रहेगा। और सेक्शनल का ये है कि आपको सेक्शन वाइज आपका एक एनालिसिस हो जाती है कि इस सेक्शन में मैं वीक हूँ कि नहीं हूँ, तो सेक्शन वाइज में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। तो सेक्शन वाइज यहाँ पर 30+ मॉक टेस्ट है और 2 फुल लेंथ भी साथ में रखे हैं। तो ये FAA के मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ ऐप प्ले स्टोर में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अगर हम सिलेबस की आप बात करते हैं तो ये आप अगर लेना चाह रहे हो स्क्रीनशॉट इसकी आप ले सकते हो, इसमें आपको जो है आसानी हो जाएगी। अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। देखो यहाँ पर आपका सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, 30 मार्क्स का सिलेबस है। करंट अफेयर पहला टॉपिक है, इसका मतलब नहीं है कि पूरा करंट अफेयर ही पढ़ते रहो आप पूरे अरसे में। करंट अफेयर बेशक एक टॉपिक है जिसमें से 10 नहीं हम कहेंगे 15, 5 ये जम्मू और कश्मीर के अलग से है, 15 टोटल टॉपिक है। 15 में से एक टॉपिक जो है वो है आपका करंट अफेयर का। अगर हम 15 दूने करें तो 30,
हो सकता है कि पर टॉपिक 2 मार्क्स का, वैसे ऐसा नहीं होता, कभी किसी में 3 किसी में 1 भी आ सकता है, लेकिन अगर एवरेज के हिसाब से देखें तो पर टॉपिक से 2 क्वेश्चन, तो करंट अफेयर से भी 2 से ज़्यादा क्वेश्चन, अगर कुछ ज़्यादा ही हो गया तो 3 क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर से। तो अब ये नहीं है कि कुछ एस्पिरेंट जो है डेली बेसिस के करंट अफेयर बहुत बेवकूफ़ी करेंगे, वो एस्पिरेंट जो डेली बेसिस या वीकली बेसिस के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। आप कहोगे ये कौन सी बात की, मैं पहले भी कह रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ, क्योंकि ये जीकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं। अगर आप जीके पीएसआई या यूपीएससी के एग्ज़ाम कर रहे हो, आईएएस केएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो अलग, उसमें बिल्कुल अलग सिस्टम है, उसमें आप करंट अफेयर आपको पढ़ना है, क्योंकि 20-30 नंबर के भी आ सकते हैं करंट अफेयर। यहाँ पर 1-2 नंबर की बात है टोटली, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं। आप कहोगे नहीं जी जेके पीएसआई में आए थे 15 करंट अफेयर, ठीक है आए थे, लेकिन वहाँ पर कहाँ सिलेबस में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं था ना, उसमें कहीं तो नहीं लिखा था जनरल अवेयरनेस 30 नंबर का और उसमें एक करंट अफेयर का टॉपिक है, ठीक है, ऐसा नहीं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर होती है वहाँ पर सिलेबस के हिसाब से ही काम चलाना पड़ता है, थोड़ी सी अक्लमंदी करनी पड़ती है। अगर आप थोड़ी सी भी बेवकूफ़ी कर दोगे, थोड़ी सी भी बेवकूफ़ी की, अगर यानी एक ट्रैक पे नहीं रहे, गलत चीज़ों को पढ़ते रहे, बहुत सारे एस्पिरेंट इसी वजह से पीछे रह जाते हैं कि सीधे रास्ते पे नहीं चल पाते हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलती है उनको, ठीक है। करंट अफेयर की बात होगी, और बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर फंसे हुए हैं। फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, इंडिया की तो बहुत ठीक है, पढ़ वो देखो, अब इंडिया की ही अब 3 क्वेश्चन सपोज इसमें से अगर आने हैं 2 या 3 क्वेश्चन, तो मोस्टली जो है उम्मीद करते हैं कि वो इंडिया से ही आए, इंडिया के फिजिकल डिवीजन से ही आ सकते हैं। अगर वोल्ट की बात करें तो घबराने की बात नहीं, आपको मैंने अभी पहले व्हाट्सएप नंबर बताया, आप बताना, मैं आपको बिल्कुल प्रिसाइज शॉर्ट नोट जो है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, बने हैं बिल्कुल सिंपल नोट्स बने हुए। और जहाँ तक बात है मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़नी है इसमें और पीछे एंशिएंट और मेडिवल का कोई भी यहाँ पर हाथ नहीं लगाना उसको, ठीक है। इंडियन कल्चर और हेरिटेज का भी थोड़ा सा कंसेप्ट रखना है। तो ये मोस्टली जो है हमने नोट जो आपको बताया उसमें सारी चीज़ें कवर है, आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हमने उस हिसाब से बनाया है जिस हिसाब से जेकेएसएसबी का एग्जाम पैटर्न रहता है, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी का क्या करें, और यहाँ पर बड़े बड़े लेक्चर देखने लग जाते हैं। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिक्स पर किस लिए घुस रहे हो, जम्मू कश्मीर बाकी चीज़ें कम हैं पढ़ने के लिए, उससे ही क्वेश्चन आएंगे। जहाँ पर क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं तो वहाँ से क्यों आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कोई खास कोई ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो है वो आप को अगर मेंशन है सिलेबस में तो उसको यहाँ पर मुझे, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स नज़र तो नहीं आ रही है कहीं पर भी, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स मेंशन नहीं है सिलेबस में, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। तो क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक ही टॉपिक नज़र आ रहा है, वो है दैट इज़ डेमोग्राफी, और डेमोग्राफी डेफिनेटली 2011 के सेंसस से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो वो आप अच्छे से पढ़ लेना है, या आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसी में आपको सारी चीज़ें कवर होंगी, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात है अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी की सोर्सेज की कोई कमी नहीं है, आप यूट्यूब पर सर्च करें, डिफरेंट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, 2-3 चैनल्स को फॉलो करके उनकी वीडियोज़ को 2x की स्पीड से देख ले, वो एक पैटर्न के हिसाब से, एक सिमेट्री के हिसाब से चले। जैसे इंट्रोडक्शन आप पढ़ रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटेंसी टर्म्स पे आप पढ़ रहे हो, तो उसमें जो उसकी जो टर्म्स होती हैं वो आप अच्छे से देख लें, उसके अकाउंटेंसी इक्वेशन, जर्नल इंपॉर्टेंट है। जर्नल में एंट्रीज आप देखें, एंट्रीज कैसे की जाती हैं, जर्नल एंट्रीज पे भी क्वेश्चन आ सकता है। उसी से वोचर का उतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा बहुत है वोचर। बैंक रिकन्सिलेशन पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादा नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट देख सकते हो। पार्टनरशिप में ज़्यादा नहीं घुसना, एक बहुत बड़ा टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स में आप थोड़ा बहुत इसमें देख लेना है, ठीक है। पूरा हाई लेवल की पार्टनरशिप पे नहीं जाना, क्योंकि उसके फर्दर सब चैप्टर्स होते हैं, तो वो आप उसमें इतना ज़्यादा नहीं घुसना है, ठीक है। थोड़ा बेसिक लेवल का ही रखना है इसमें पार्टनरशिप को। लेजर पे थोड़ा सा ही कंसेप्ट बनता है लेजर, बाकी छोटे छोटे कंसेप्ट है उसमें 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ सकते हैं। मेजर यहाँ तक ही, जहाँ पर आपकी जो यहाँ तक का जो कंसेप्ट है ना, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, यहाँ तक जो है मैन जो है अकाउंटेंसी आपकी। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं इसमें से कुछ 1-2 क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं, उस पर भी आप नज़र लगा लें, ठीक है। तो अकाउंटेंसी के बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की प्रैक्टिस जो है आप थोड़ी सी करनी चाहिए। आपको मैं प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कर दूंगा, प्रैक्टिस जो आपको करनी चाहिए, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। 10 नंबर का है, बिल्कुल स्किप करना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़े से ग्रामर के रूल, जैसे एक्टिव पैसिव कैसे सॉल्व होगा, नरेशन, ये चीज़ें जो समझने वाली हैं, आर्टिकल्स ये आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक्स, देखो स्टैटिक्स की बात करें, स्टैटिक्स में सीधा प्राइमरी सेकेंडरी डाटा और इसके मेथड ऑफ कलेक्शंस पे 2-3 क्वेश्चन में सीधा कहूँगा, तीन से ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्राइमरी सेकेंडरी डाटा और इसके मेथड ऑफ कलेक्शन से पूछे जाएंगे। यहाँ तक जो है, यहाँ तक प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरी तक, ये तीनों टॉपिक इसी प्राइमरी सेकेंडरी डाटा के रिलेटेड आते हैं। और यहाँ से आपको 3 नहीं, मैं कहूँगा 5 क्वेश्चन
ये 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ से हैं, क्योंकि ये मेजर टॉपिक है। टेबुलेशन ऑफ डाटा कंपाइलेशन में कोई एक आध क्वेश्चन मुश्किल से बने, मेजर ऑफ टेंडेंसी को डायरेक्ट सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसमें मैंने ब्रीफ एक प्रैक्टिस सेट भी आपको, उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें एक आइडिया दिया है कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। देखो डेमोग्राफी एंड सेंसस यहाँ पर भी मेंशन है और ऑलरेडी जीके में आपने पढ़ रखा होगा, तो इसमें भी उतना ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ प्रोबेबिलिटी या मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ी होगी, तो ये थोड़ा सा आपने देख लेना है। स्टैटिस्टिक्स को सिलेबस के हिसाब से अगर आपने इसको 4 दिन दिए हैं तो 4 दिन में आपने अच्छे से, सपोज 4 दिन में आपने डिवाइड कर दी, डे 1, डे 2, डे 3, डे 3 में पूरा हो गया और डे 4 में जो है आपको पूरा ऑल ओवर रिवीजन करना है। तो इस तरह से आप डिवाइड करके अच्छे से प्रिपेयर कर। अब सपोज आपका एक दिन का टारगेट खत्म हो गया फिक्स, अब पूरे दिन के अंदर सुबह से लेकर रात के 12-1 बजे तक आपके पास जस्ट प्राइमरी सेकेंडरी डाटा ही है बस। और कोई भूल जाओ कि मैथमेटिक्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी है, वो पढ़ना है, जीके पढ़ना है, अकाउंटेंसी में कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इस दिन में ये पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप डिवाइड करते हो चीज़ों को, तो उस स्पेसिफिक टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ पाओगे। अदरवाइज जो है कोई फ़ायदा मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है। मैथमेटिक्स में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, इसकी मैं प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूँगा, वीडियोस देखें आप वहाँ पर। आपको उम्मीद करते हैं उन वीडियोस से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये थी बात। कंप्यूटर की बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, आपको जस्ट 49 39 पेजेस की आपको एक PDF प्रोवाइड करूँगा अपने सेल्फ नोट्स से, तो वो उसको अच्छे से पढ़ लो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की, कंप्यूटर आपका हो जाएगा। वो भी आप 4 दिन का मैंने बताया था, 4 दिन में अच्छे से ही कंप्यूटर आपको हो जाएगा। चाहे आपका अगर वो भी एस्पिरेंट जो नए हैं उनके लिए 4 दिन में कंप्यूटर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें 8 घंटे पर डे के देने बनेंगे। साइंस का भी मैंने जो मोस्टली क्वेश्चन जहाँ जिस फील्ड से पूछे जाते हैं उसका मैंने कवर किया हुआ है, तो आपको ये प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है प्रॉपर स्ट्रेटजी, ये जो प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको मैंने बताई, इस हिसाब से चलोगे, मुझे उम्मीद है अगर इस हिसाब से आप चलते हो तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और क्योंकि प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर 8 घंटे पर डे में पढ़ते हो, उसमें 4 घंटे आप में से 3 घंटे रिवीजन और 1 घंटा एडिशन करते हो, नई चीज़ें ऐड करते हो, और 4 घंटे बाकी की जो MCQs अच्छे से प्रिपेयर करते हो, ताकि कोई MCQs ना रहे आपका हर एक टॉपिक का। तो इस तरह से अगर प्रिपेयर करोगे तो उम्मीद करते हैं आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन अभी 45 दिन अगर प्रिपेयर करो, लास्ट के 5 दिन में अगर आप जितनी भी जान लगा लो वो नहीं हो पाएगा। अगर 45 दिन में जान लगाओगे तो उम्मीद करते हैं हो जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रिपेयर करना है। तो हमारी तरफ से जो भी हेल्प थी, आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको नोट्स वगैरह, वीडियो लेक्चर्स, MCQ सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो उसके ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप पे आप जरूर विजिट कर सकते हो, उस पर आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। नेगेटिव कमेंट जो है आप अगर आपको करने थे, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, अगर नेगेटिव लोग आप हो तो वीडियो से पहले निकल जाओ। तो अगर फिर भी आपकी कोई राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।